राम राम सभी को जी। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं इग्नू की बुक इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को, जिसका सब्जेक्ट कोड है BE 181। और क्योंकि इसका कल एग्ज़ाम है, तो हमारे इस वीडियो का मेन एम रहेगा कि हम एक लास्ट रिवीजन कर लें कि भाई MCQ में क्या क्या आएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम MCQ बेस्ड है। ये वीडियो इस वीडियो में हम बेसिकली कवर करेंगे आज ब्लॉक 1 ना, और रहा तो मैं आज ही ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 की वीडियो भी आगे डाल दूंगा। बिना जो और किसी डिस्कशन के हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉक 1। ब्लॉक 1 में हमारे 3 चैप्टर है, और इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम और मेजर इकोसिस्टम। तो इसमें हम और इन्वायरमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम कोई ज़्यादा डिटेल और डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा मेन पर्पज यही है कि MCQ में क्या क्या आएगा। MCQ में मेन डिटेल्स पूछी जाती है कि भाई कौन सा सबमिट कब हुआ, कौन से ईयर में क्या हुआ, इस प्रकार की डिटेल्स में हम थोड़ा फोकस करें। तो मैं काफ़ी सारे रीडिंग पार्ट को यहाँ पे स्किप करूँगा। अभी आ जाते हैं इन्वायरमेंट के कंसेप्ट पे। जितना भी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट है आपका आसपास, वो है ना, जिसमें आपके मतलब एज ए ऑर्गेनिज्म आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, आपका इन्वायरमेंट। हो सकता है इसका भाई डेफिनेशन दे के आपसे पूछ लिया जाए। ये इन्वायरमेंट वर्ड से आया, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। बेसिक नॉलेज सभी को पता है इन्वायरमेंट क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब है कि भाई इन्वायरमेंट बना किस किस चीज से है ना। इन्वायरमेंट दो चीजों से बना है, एक तो एबायोटिक चीज से कि भाई जो नॉन लिविंग है, जो निर्जीव चीजें हैं, जो जिंदा नहीं है, और एक है बायोटिक जो जिंदा है। एबायोटिक में जैसे ये सारी चीजें आ गई, लाइट, प्रेसिपिटेशन, बारिश यानी कि ना, पानी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक गैस, सीजन का चेंज होना, टोपोग्राफी, पहाड़ वगैरह, ये सब कैसा दिखता है पृथ्वी वो। और बायोटिक में आगे प्लांट, एनिमल, इसमें ह्यूमंस, पैरासाइट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, और इवन डिकम्पोजर जैसे बैक्टीरिया और फंगई, ये सब आ गए। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना हो सकता है कि भाई आपसे पूछ लिया जाए इनमें से बायोटिक कंपोनेंट कौन सा और एबायोटिक कौन सा है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। एबायोटिक मतलब जो जिंदा नहीं है, और बायोटिक मतलब जो जिंदा है। अब आगे चलते हैं इन्वायरमेंट के टाइप। इन्वायरमेंट के टाइप अगर देखिए तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और एक इंटरनल इन्वायरमेंट है। इंटरनल हो सकता है किसी की बॉडी के अंदर, जैसे वही हो सकता है कोई फिश है, उसकी बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहा है। जैसे हमारे शरीर के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, है ना। ऐसे ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है जो बाहर है, तो उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। ठीक। पॉन्ड, फिश, ये सब किस चीज के एग्जाम्पल है? ये नेचुरल इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल है ना। अभी आगे हम देखेंगे जैसे भाई इन्वायरमेंट नेचुरल भी हो सकता है, ह्यूमन मॉडिफाइड भी हो सकता है, और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट भी हो सकता है। नेचुरल यानी कि जो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट हो, जैसे भाई ओशियन हो गया, डेजर्ट हो गया, आपका फॉरेस्ट हो गया। ह्यूमन मॉडिफाइड जिसको हमने थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया है वो अभी भी नेचुरली, लेकिन बस हमने चेंज कर दिया। जैसे आपने काफी सारे पेड़ों को काट के वहाँ पेड़ ही लगाए, पर एक ही प्रकार के। आपने कोई बाग बना दिया, है ना, कोई प्लांटेशन कर दिया भाई, है ना, इस प्रकार से खेती बाड़ी कर दी, पार्क बना दिया। तो इस प्रकार के जो इन्वायरमेंट होता है, इसको हम ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट बोलते हैं। फिर आता है ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड जो कि हमने टोटली हमने बनाए, है ना। जैसे एग्जांपल रोड, डैम्स हो गए आपके, है ना, सिटीज हो गए, क्रॉप फील्ड हो गई आपकी। तो ये सब इसमें एग्जांपल आ गए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद सिग्निफिकेंस सभी को पता है, क्यों इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट ना, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं उस पर थोड़ा ध्यान देंगे हम, है ना। ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे दो तीन कंसेप्ट आते हैं ना, कि इंसान और इन्वायरमेंट का रिलेशन जो है वो कैसा था पहले, अभी कैसा है, उससे रिलेटेड
एक दो टॉपिक इसको देखते हैं हम। सबसे पहला एक है डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म ये कंसेप्ट है और इसको किसने दिया ये बड़ा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक जर्मन जियोग्राफर ने दिया है जिसका नाम था फ्रेडरिच रेचल, है ना। इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये पीवाईक्यू में काफी बार पूछा जा चुका है। और बाद में फिर इसको एक्सपेंड किसने किया, मतलब डिटर्मिनिज्म के कंसेप्ट को थोड़ा बढ़ा दिया, है ना, थोड़ा और डिटेल में है ना। तो उनका नाम है एल्सवर्थ हटिंगटन। इसका भी थोड़ा नाम ध्यान रखना, है ना। तो ये फ्रेडरिक रेचल और एल्सवर्थ हटिंगटन। इस कंसेप्ट में बेसिकली है क्या, है ना, हो सकता है आपसे ऐसे करके शॉर्ट में कुछ लाइन देकर बोले कि भाई ये बताइए कंसेप्ट किसका है। तो याद रखना, नेचर जो है वो कंट्रोल करती है इंसान को। अर्थ मेड ह्यूमन, है ना, अर्थ ने इंसान को बनाया। इस प्रकार की कंसेप्ट जो डिटर्मिनिज्म में, ये पहले की बात है जब हमारा इन्वायरमेंट पे ज्यादा जोर चलता नहीं था, हमारा ज्यादा मतलब कंट्रोल नहीं था, तब इन्वायरमेंट हमें कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए बोला नेचर कंट्रोल ह्यूमन। ठीक है, इसीलिए इसको इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं। तो कहीं पे भी वर्ड आ जाए डिटर्मिनिज्म या फिर इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, तो आपने सिंपल से याद रखने ये दो नाम, फ्रेडरिच रेचल और एल्सवर्थ हटिंगटन। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं है जो आ सकता है, मेन एक तो नाम और यही आ सकता है। फिर अगला है पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म ये एक फ्रेंच हिस्टोरियन ने दिया है, लुकियन फेब्रे। तो ये थोड़ा नाम ध्यान रखना। और इसमें बेसिकली जो है ये बताया है कि इन्वायरमेंट पैसिव है, इन्वायरमेंट जो है एकदम स्थिर है। इसमें ह्यूमन बींग्स जो है एक एक्टिव एजेंट है, इसका बड़ा रोल है ना, एडवांसमेंट में, इवोल्यूशन में इंसान बेसिकली वो कर रहा है। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं, है ना। अगर आपसे ऐसा कुछ पूछ लिया जाए इन्वायरमेंट पैसिव किसमें है, ये एक्टिव एजेंट किसमें बताया है, तो आपने ध्यान रखना है पॉसिबिलिज्म। और इसको कोइन करने वाले, मतलब ये जो वर्ड दिया है किसने दिया है, ये लुकियन फेब्रे। तो इनका थोड़ा सा नाम ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर एक आती है इन्वायरमेंटलिज्म या फिर इकोलॉजिकल अप्रोच। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि दोनों ही आपस में कैसे म्यूचुअल इंटरेक्ट करते हैं, भाई ऑर्गेनिज्म और फिजिकल इन्वायरमेंट। तो उसको हम स्टडी करते हैं ना, तो इसका थोड़ा सा बस ये याद रखना है आपने। फिर यहाँ पे इकोलॉजिकल अप्रोच में ना एक नया कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इसको हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आया कहाँ से वर्ड, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने। एक कमीशन हुआ था, मतलब नेचर के ऊपर, ये सब मान लो कि मीटिंग हुई थी और उसको ब्रिंडलैंड कमीशन बोला जाता है ना, क्योंकि उस समय पे नॉर्वे के नॉर्वेजियन जो प्राइम मिनिस्टर थे वो उसको हेड कर रहे थे, वो चेयरपर्सन थे। तो उनका नाम था ग्रो हार्लेम ब्रिंडलैंड, इसीलिए इस कमीशन का नाम पड़ा ब्रिंडलैंड कमीशन। तो याद रखना इनका नाम भी ग्रो हार्लेम ब्रिंडलैंड और ब्रिंडलैंड कमीशन का। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, हम देख रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है डिफाइन किया था एक रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट इन्होंने तैयार की थी, है ना। ये बेसिकली जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट का टाइटल था अवर कॉमन फ्यूचर, है ना, हमारा एक कॉमन फ्यूचर। तो इसी के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे पहली बार डेफिनेशन दी गई, है ना। और ये बेसिकली, है ना, ये कहीं ना कहीं बोल सकते हो एक वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट करके जो है कमीशन था हमारा एक, जिसको ब्रंडलैंड कमीशन भी बोलते हैं शॉर्ट में। इसको चेयर पर्सन करने वाले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ग्रो हार्लेम ब्रंडलैंड थे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, WCED, है ना, इससे याद रखना थोड़ा सा। इसमें क्या डेफिनेशन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि भाई मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। कि अभी प्रेजेंट जनरेशन की जो जो जरूरतें हैं उसको पूरा करेंगे, लेकिन बिना कॉम्प्रोमाइज करे कि भाई आने वाली जनरेशन जो है उसको भी मिले। तो सिंपल सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये कंसेप्ट है कि अभी जितनी जरूरत है उतना रिसोर्स या फिर उतने जो आपके संसाधन है उसको यूज करो, और बाकी फ्यूचर के लिए भी आप छोड़ दोगे ना। तो यहाँ पे
हालांकि काफी लोग इसको वो ये भी बोलते हैं कि इसमें नीड और डेवलपमेंट को जो है अच्छे से डिफाइन नहीं किया, पर आपने मेन बस क्या याद रखना है, कमीशन का फुल नाम, कमीशन को किस नाम से जाना जाता है और कौन उसको चेयर कर रहा था, और रिपोर्ट का टाइटल क्या था जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन जो है दी गई। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। एक नाम है यहाँ पे हरमन डाली, है ना। हरमन डाली ने इस कंसेप्ट को ऑक्सीमोरन बोला। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है जब दो अपोजिट चीज, है ना, इंग्लिश में अलंकार होता है ये, जब दो कोई अपोजिट चीज को आप एक साथ बोल देते हो। जैसे बिटर स्वीट, कि कड़वा भी है मीठा भी है। प्रिटी अगली, है ना, कि सुंदर और बेसिकली भद्दा। तो इसको हम ऑक्सीमोरन बोलते हैं। तो इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऑक्सीमोरन बोला। किसने? हरमन डाली ने। तो ये भी ध्यान रखना, हो सकता है आपसे एमसीक्यू में पूछ ले, किसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऑक्सीमोरन बोला? हरमन डाली। ठीक है, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट भी बोला है, और डेवलपमेंट का मतलब पुराने समय में ये रहता था कि भाई ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट यानी कि नेचर को हार्म करना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है, इसलिए इन्होंने इसको ऑक्सीमोरन बोला है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं ना। सस्टेनेबिलिटी अगर हम देखें तो लैटिन वर्ड सस्टेनियर, जिसका मतलब होता है टू होल्ड अप, है ना। यहाँ से आया टू मेंटेन या टू एंड्योर। इसका मतलब कोई चीज निरंतर चलती रहे, मेंटेन रहे, है ना। तो ये याद रख। फर्दर इसमें ह्यूमन राइट का कंसेप्ट भी आगे हम देखें तो, है ना, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो माइकल रेडक्लिफ ने डाला, है ना। मतलब इसका कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो कि भाई काफी जरूरत है। जैसे मान लो कि भाई इसको कंसेप्ट को जैसे एक्सपेंड कर दिया कि भाई अब खाली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नेचर से ना जोड़ के, है ना, उसमें ह्यूमन राइट भी डाल दिए, तो और चीजें भी। तो ये हमें देखने को मिला। माइकल रेडक्लिफ का नाम ध्यान रखना, अगर ह्यूमन राइट सस्टेनेबिलिटी तो माइकल रेडक्लिफ, ना, रेड से ऐसा कुछ याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही था। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम देखें तो इसमें आपके, है ना, काफी सारे डिसिप्लिन है। मेनली तीन बता रखे हैं डिसिप्लिन, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट, है ना, एक प्रकार से कि भाई एक तो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के रूप में अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसमें हम मेन चिंता हमारी ग्रोथ की, एफिशिएंसी, और अच्छे से रिसोर्स को, अच्छे से संसाधनों को कैसे यूज किया जाए उसमें रहता है। सोशियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट ह्यूमन नीड्स, इंसानों की जरूरतें, उनको देखता है। प्लस में इक्विटी, कि भाई सब कुछ प्रॉफिट बराबर बटे। एम्पावरमेंट और सोशल कोहेजन की सब इकट्ठा रहे, इस प्रकार के कंसेप्ट सोशियोलॉजिस्ट में, मतलब उसमें फोकस में रहते मेनली। फिर आता इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट अगर हम बात करें, इनको चिंता रहती है नेचर सिस्टम को प्रिजर्व करके रखने की, क्योंकि इकोलॉजी है ना, तो उसमें ये है कि बैलेंस बना रहे, है ना। पर बाद में रहा कि नहीं भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कोई एक डिसिप्लिन नहीं रह सकता है, तीनों को एक साथ रखना पड़ेगा, है ना। उसमें इन्वायरमेंट भी आ गया, सोशल भी आ गया आपका, और इकोनॉमिक भी आ गया, तब जाके आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनता है। ठीक है, यहाँ पे इतना काफी है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। इनमें बेसिकली जो है थोड़ा बहुत देख सकते हो आप कि भाई फ्यूचर सोसाइटी में थोड़ी बहुत चीजें क्या क्या होंगी। जैसे एक तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होगा, भाई आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। रिसोर्स ट्रांजिशन होगा, हो सकता है संसाधन आपके ना वो चेंज हो जाए। टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन होगा, टेक्नोलॉजी नहीं आ जाएगी। पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो जाए, भाई एक टाइम पे डेमोक्रेसी नहीं होती थी, आज डेमोक्रेसी है ना। कम्युनिटी ट्रांजिशन हो, कम्युनिटी चेंज होगी। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मेन जो ये बोल सकते हो प्रायोरिटी एरिया क्या है, कि भाई किस चीज पे ज्यादा फोकस। एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी मतलब बैलेंस रहेगी उतना ठीक है। पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी का कंसेप्ट भी इसमें आता है। इनइक्वालिटी ना रहे। थर्ड वर्ल्ड डेट, थर्ड वर्ल्ड जैसे हमारी कंट्रीज को बोला जाता है, जो डेवलपिंग कंट्री इंडिया हो गया, है ना। एक टाइम पे अमेरिका और रशिया ये कंट्रीज हुआ करती थी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और जो बाकी की बच गई वो थर्ड, है ना। तो इन पे कर्जा ना रहे। एग्रीकल्चर सस्टेनेबल हो, एग्रीकल्चर ऐसा रहे कि भाई जो, है ना, उसमें बायोडाइवर्सिटी का लॉस ना हो, सारी चीजें मेंटेन रहे। फिर फॉरेस्ट और उस चीज को प्रोटेक्ट करना, उनके जानवरों के हैबिटेट्स को, है ना। वाटर एनर्जी, है ना, इनका वो रहे, इनका यूज भी सस्टेनेबल रहे, है ना।
और ये सिर्फ कोई मेक वाटर यूज सस्टेनेबल, वाटर के यूज का भी सस्टेनेबल, कि बस को आपने पढ़ा होगा 3R सिस्टम, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। तो वो ना वेस्ट जनरेशन का भी आपका वही, कि कम से कम वेस्ट जनरेशन हो, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, मतलब क्योंकि इनमें ना पैसे आएंगे नहीं। मेन आपसे कंसेप्ट पूछते हैं कहाँ पे था, सबसे पहले किसने दिया, इस प्रकार की चीजें एमसीक्यू में आती है, क्योंकि ये थियोरेटिकल एग्जाम है नहीं। अब आते हैं मेन चीज पे। मेन चीज आपने क्या याद रखनी है ना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ आपके कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस हुई, जैसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना, इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट को लेकर। तो ये कहाँ हुई थी, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने। ये रियो डी जेनेरियो, है ना, 1992 में। चलिए याद रखना, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पड़ता है। तो अगर कंट्री का नाम दिया हो तो भी ध्यान रखना ना, ब्राजील। और ऐसे ही वर्ल्ड समिट जो है हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, ये जोनसबर्ग में हुआ था 2002 में, 2002। तो फिर यार मतलब ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया जाएगा, रियो डे जेनेरियो में क्या हुआ भाई, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था इन्वायरमेंट डेवलपमेंट का, या फिर डायरेक्ट पूछ लेंगे कहाँ हुई भाई ये कॉन्फ्रेंस, तो आपने याद रखना है रियो डी जेनेरियो में 1992। ये भी पूछा जा सकता है कब, तो जोनसबर्ग 2002, है ना। निक जोनस से याद रख लेना, प्रियंका चोपड़ा, दो दो, है ना, दो दो जने हैं, 2002 ऐसा करके, है ना, कुछ याद रख लेना अपना, शॉर्ट में कुछ ट्रिक बना लेना, है ना। प्लस में आप देखोगे आगे चल के यूनाइटेड नेशन ने, मतलब यूनाइटेड नेशन पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक, है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने फिर क्या किया, 17 सस्टेनेबल गोल को जो है अडॉप्ट कर लिया। कब अडॉप्ट किया भाई इसको, इसको अडॉप्ट किया था 2015 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एक बार पीवाईक्यू भी आ चुका है इसका, कि इन टोटल कितने आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो आपको याद होना चाहिए 17 है ना। एक बार इसमें नजर दौड़ा लो, हो सकता है डायरेक्ट भी पूछ ले कि भाई सस्टेनेबल अभी गोल जो आपका 8वें नंबर पे क्या है ना, 3 नंबर पर क्या है। तो खासकर जेंडर इक्वालिटी का जैसे 5 नंबर है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। क्लाइमेट एक्शन 13 है ना, पीस 16 है, पार्टनरशिप ऑफ द गोल 17 है। तो एक बार थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना है ना, बाकी इतना डायरेक्ट आएगा नहीं। अच्छा, फिर आता है एक कंसेप्ट कि भाई हम कोई भी जैसे नेचुरल हैबिटेट को प्रिजर्व कर रहे हैं तो दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्स सीटू प्रिजर्वेशन, एक होता है इन सीटू। एक्स सीटू का मतलब होता है कि भाई मान लो किसी जानवर को बचाना है तो उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकालो, कि भाई एक शेर को बचाना है, उसको जंगल से निकाल के कहीं दूसरी जगह डाल दिया, वहां पे उसकी केयर हो रही है, उसको बोलते हैं एक्स सीटू। एक्स मतलब बाहर, सीटू मतलब उसकी जो नेचुरल हैबिटेट है। ऐसे ही फिर एक होता है इन सीटू। इन इन सीटू में बेसिकली इन यानी कि आपका नेचुरल हैबिटेट जहाँ उसका है वहीं पे उसको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि वो वहीं रह सकता है या तो कहीं दूसरी जगह रह नहीं सकता है, तो उसको इन सीटू प्रिजर्वेशन बोलते हैं ना। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ये एक बार आ चुका है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। ठीक है, ये इतना ज्यादा कुछ, बस थोड़ा ध्यान रखना क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इन्वायरमेंट में, है ना। एक तो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिल गई है भाई इसको, है ना, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो उसमें थोड़ा इन्वायरमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखना है इसको। तो फर्स्ट यूनिट में मेन आपके, एक अगर हम बात करें तो मेन डिटर्मिनिज्म वाला है, पॉसिबिलिज्म वाला है, फिर आपका ये रियो डी जेनेरियो और सस्टेनेबल वाला, ये ही मेन वो है जो एमसीक्यू में आ सकते हैं ना। ब्रेंडलैंड कमीशन वाला है ना, एबायोटिक बायोटिक वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ से आए वर्ड, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस की डेट वगैरह बस ये है फर्स्ट में, और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। अब आते हैं सेकंड यूनिट, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में अगर हम बात करें तो इसमें भी हम सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि भाई बायोटिक कम्युनिटी यानी कि जानवर या फिर जो भी मतलब लिविंग थिंग है ना, प्लांट एनिमल सब, जब वो इंटरेक्ट करते हैं अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ यानी कि बायोटिक कंपोनेंट के साथ, तो उसको बोल देते हैं इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट मतलब वो थे, परंतु जब इंटरेक्शन होता है तो उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम को कॉइन किसने किया, तो याद रखना प्रोफेसर आर्थर टाम्सले। तो इनका नाम याद रख लेना, प्रोफेसर आर्थर टाम्सले। ठीक है,
इन्होंने बेसिकली ये दिया था 1935 में। इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट, ठीक है, और सिस्टम मतलब इन्वायरमेंट का सिस्टम, इको सिस्टम, ठीक है ना। इसमें अभी इतना ध्यान रखना, बस ये नाम इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर अर्थर तामसले, ठीक है, एक बार फिर से आप इसको देख लो। फिर आते हैं आगे, इसमें आप देखोगे तो इनके बारे में पता होना चाहिए, प्रोड्यूसर कौन है ना, ये भी हम पढ़ेंगे। माइक्रो कंज्यूमर क्या है, आपका इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल क्या होता है, जब आप साइकिल पढ़ोगे तो उसमें न्यूट्रिएंट साइकिल्स भी पढ़ोगे, है ना। प्लस में डिकम्पोजर्स क्या है, ये थोड़ा सा देखिए। इकोसिस्टम के फीचर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चरल फीचर, ये बना किस किस चीज से है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक तो एबायोटिक कंपोनेंट, जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड आ गए, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको इनऑर्गेनिक बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मतलब लिविंग चीजों में ज्यादातर मिलेगा वो आपको ऑर्गेनिक है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, है ना, जो कि एक प्रकार से लिंक भी करता है एबायोटिक और बायोटिक को, ठीक है। जैसे प्रोटीन आपका किस चीज का बना है, अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का, जो कि इनऑर्गेनिक है अपने आप में, है दोनों, मतलब ये थोड़ा अपर फॉर्म मान लो इसको। फिर क्लाइमेट रजीम, क्लाइमेट में बेसिकली टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट, टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब दिखता कैसा है, कि पहाड़ है, प्लेट्यू है, कि प्लेन रीजन है, तो वो आपके एबायोटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं। फिर आते हैं बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक में आपके लिविंग आ जाते हैं, जैसे प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का मतलब है जो खाना बनाता है, खाना सिर्फ एक ही बनाते हैं, वो है प्लांट्स। कंज्यूमर बहुत सारे हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जिसमें आपके हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ये सब आते हैं, इनको भी हम देखेंगे। तीसरा फिर है आपका डिकम्पोजर, जिनको हम सेप्रोट्रोप्स बोलते हैं। सेप्रोट्रोप याद रखना, डिकम्पोजर जो मरे हुए को खाते हैं, है ना। फिर आता है आपका, ये तो था स्ट्रक्चरल फीचर कि भाई किस किस चीज से, बायोटिक, एबायोटिक। फिर आता है फंक्शनल फीचर। फंक्शनल फीचर का मतलब होता है कि क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं, जैसे एनर्जी साइकिल है, फूड चेन्स, डाइवर्सिटी है ना, बहुत सारे इंटरलिंक्स है आपस में ऑर्गेनिज्म के बीच में। न्यूट्रिएंट साइकिल है, साइकिल्स भी हम पढ़ेंगे आगे। सक्सेशन है, सक्सेशन भी पढ़ेंगे, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम देखेंगे। तो ये चीजें रहती है, इनका थोड़ा ध्यान रखना। अब साइज देखते हैं, इकोसिस्टम का साइज छोटे से छोटा पानी की बूंद भी हो सकती है ना, और बड़े से बड़ा पूरा बायोस्फीयर हो सकता है ना, याद रखना। फॉरेस्ट हो सकता है, बायो मतलब पूरे, है ना, और पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो बायोस्फीयर। अच्छा, आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, मेन एमसीक्यू में क्या आ सकता है कि भाई बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर का सिंपल सा मतलब है कि भाई लिथोस्फीयर प्लस में आपका एटमोस्फेयर प्लस में आपका हाइड्रोस्फीयर। तो जब इन तीन चीजों को मिला देते हो आप, है ना, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फेयर, तो क्या बन जाता है आपका बायोस्फीयर। अब तीनों चीज क्या है, लिथोस्फीयर, एल से लिथोस, एल से लैंड, तो याद रखना ये बेसिकली आपकी जमीन है ना, या फिर धरती है, उसको लिथोस्फीयर बतला गया है। हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर, हाइड्रोस्फीयर आपका पूरा वाटर जितना भी पृथ्वी पे है। एटमोस्फेयर यानी कि जितनी भी हवा, एयर आपकी है, तो इसको बेसिकली तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो बन जाता है बायोस्फीयर ना। मेनली आपसे पूछेगा लिथोस्फीयर क्या है, तो याद रखना लैंड, हाइड्रोस्फीयर क्या है पानी, एटमोस्फेयर क्या है एयर, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब आ जाते हैं आगे। अच्छा, एटमोस्फेयर का अगर हाइट याद रख सकते तो रख लो कि 22.5 किलोमीटर तक है, जो कि पूरी पृथ्वी के है ना आसपास 22 किलोमीटर तक फैली हुई है ऊपर। इसके बाद हमारा एटमोस्फेयर धीरे धीरे खत्म। अच्छा, ठीक है, इसमें फिर आ जाता है मेन आपका आगे ना, इतना डिटेल में सिर्फ हम वो जो पढ़ रहे हैं जिनके आने के चांसेस है या फिर जो पहले आ चुके हैं। अब आते हैं बायोटिक कंपोनेंट, है ना। एबायोटिक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट देख लेते हैं, है ना। बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के लिए एक और वर्ड यूज हुआ है, ऑटोट्रोप्स, है ना। ये आपने बचपन में 10th क्लास में पढ़ा होगा। ऑटोट्रोप्स का मतलब होता है, ऑटो मतलब खुद से, है ना, यानी कि जो खुद से खाना बना ले, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रोप्स या फिर प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करे, है ना। मेनली कौन होते हैं, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, है ना, जिनके पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है,
क्लोरोफिल, है ना, बस इतना याद रखना कि भाई इनके पत्तों में एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल नाम का, जिससे वो धूप से खाना बना लेते हैं। दूसरा टॉपिक, दूसरा है आपका कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें तो इनको हीट्रोट्रोपिक भी बोला गया है, या हीट्रोट्रोप्स, है ना, ऑटो, ये हीट्रो, ठीक है। हीट्रो की अगर हम बात करें तो जो खाना खुद से नहीं बना सकते और कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर पर, है ना, कि भाई या तो आप डायरेक्ट पेड़ खा लो, है ना, या फिर पेड़ को जिसने खाया उसको खा लो, है ना, मेनली मतलब कार्निवोरस भी इसी में आ जाते हैं। भाई मान लो, है ना। अच्छा, इनके लिए एक और वर्ड यूज हुआ है, पहले देख लेते हैं, फेगोट्रोप्स। ठीक है, इनको फेगोट्रोप्स भी बोला जाता है, हेट्रोट्रोप भी है, कंज्यूमर्स। आपसे पूछा जा, इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं एमसीक्यू में कि भाई फेगोट्रोप्स कौन होते हैं, तो याद रखना हेट्रोट्रोप्स, है ना, कंज्यूमर यानी। एग्जाम्पल, इनमें भी जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी होते हैं। प्राइमरी मतलब जो सबसे पहला कंज्यूमर है, पहला ग्राहक है, किसका, प्रोड्यूसर का, कि भाई जैसे गोट, काउ, डियर, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट घास खाते हैं, है ना, इनको हम हर्बीवोरस भी बोलते हैं, यानी कि, है ना, जो घास खाने वाले, ठीक है, तो हर्बीवोरस, ठीक है, शाकाहारी यानी कि। फिर आ जाते हैं, मान लो गोट है, गोट ने बेसिकली क्या किया, घास को खाया, फिर गोट को शेर खा गया, या फिर कोई बड़ा जानवर खा गया, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ दे रखा है कि भाई मान लो कोई बर्ड ग्रास ओवर, है ना, उसको खा ले, तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि ग्रास ओवर घास खा रहा है और ये इसको खा रहा है, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। फिर आप ये कार्निवोरस कहलाते हैं। कार्निवोरस क्यों, क्योंकि मांस खाते हैं, नहीं मांसाहारी है, तो ये मांसाहारी है और ये बेसिकली घास खाने वाले हैं, ये शाकाहारी। टर्चरी कंज्यूमर जो है वो भी आपके मांसाहारी मिलेंगे, है ना, वो भी किसी न किसी को खा ही रहे हैं, मतलब इससे आगे वाले जानवर को, है ना। तो यहाँ पे जैसे टाइगर, लोयन, वल्चर, इनको टॉप कार्निवर बोलते हैं, इनके बाद कोई लेवल नहीं होता। सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर, है ना, इसके बाद लगभग लगभग नहीं मिलता है आपको, तो ये हमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है आपका तीसरा टाइप, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर के लिए वर्ड यूज है सेप्रोट्रोप, है ना, तो फिर से देख लो एक बार। सबसे ऊपर था ऑटोट्रोप, जो खुद खाना बना रहा है, हीटोट्रोप जो दूसरे पे डिपेंडेंट है, और सेप्रोट्रोप यानी कि जो मरे हुए के ऊपर जो है, मतलब एज ए मरे हुए को अपना खाना बना लेता है। इनको रिड्यूसर भी बोलते हैं, क्योंकि ये उसको रिड्यूस करके, है ना, जैसे मान लो किसी की बॉडी है, मरा हुआ कोई पंछी है, तो उसकी बॉडी को रिड्यूस करके मिट्टी में मिला देगा। अब वो जो ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोज कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं बॉडी के, उसको डेट्रिटस बोला जाता है ना, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ये भी आ सकता है। डेट्रिटस मतलब फ्रेगमेंट ऑफ डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसमें मेनली कौन आएंगे, जैसे, है ना, फंगई और बैक्टीरिया, है ना। फंगई में जैसे एग्जांपल दूं आपको, मशरूम देखते हो आप, है ना, तो वो एक अच्छा एग्जांपल है इसका, है ना। मशरूम बेसिकली जो क्या करता है, एक सेप्रोट्रॉपिक नेचर का है वो, मरे हुए के ऊपर वो बेसिकली ऐसे खाना बनाता है उसको। अब आ जाते हैं आगे, ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल का मतलब होता है आपके नरिशमेंट लेवल या फूड लेवल, है ना, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि भाई घास, फिर घास को बकरी, बकरी को कोई और खाएगा, फिर उसको कोई और खाएगा। इससे हो क्या रहा है, इससे आपकी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है ना। अब इंसान जो है एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पर हो सकते हैं, क्योंकि हम क्या है, ओमनिमोरस है, ना हम शाकाहारी है ना हम मांसाहारी, हम सर्वहारी, हम कुछ भी खा सकते हैं दोनों में से। तो हार्बिवोरस, है ना, ये आपके ट्रॉपिकल लेवल 2 पर आएंगे, कार्निवोरस ट्रॉपिकल 3, और फिर कार्निवोरस ट्रॉपिकल लेवल 4 पर, है ना, और फिफ्थ पर भी, ज्यादा से ज्यादा फिफ्थ हो सकती है ना, इससे ज्यादा लेवल नहीं होता है। तो यहाँ पर इनमें से कोई सी भी कैटेगरी में इंसान आ सकता है ना, बस पहले वाली कैटेगरी में जिसमें ऑटोट्रोप है, जो पेड़ आते हैं जिसमें, है ना, उसमें हम नहीं आ सकते, क्योंकि खाना सिर्फ पेड़ बना सकते हैं अपने आप में। अब आगे देखो, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है ना, घास को खाया ग्रास ओवर ने, ग्रास ओवर को खाया फ्रॉग ने, और फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को ईगल। तो ये 5 लेवल का एक ट्रॉपिक लेवल आपको देखने को मिल रहा है।
ऐसे ही फाइटोप्लैंक्टन को खाया, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश, फिर शार्क। ये क्या होते हैं फाइटोप्लैंक्टन वगैरह, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं फूड चेन। फूड चेन याद रखना, जो अभी हमने ये चेन पढ़ी कि एक पर्टिकुलर चेन बन रही है, इसी को फूड चेन बोलते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि भाई, नहीं इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, लीनियर सीक्वेंस है। लीनियर मतलब स्ट्रेट सीक्वेंस है जिसमें ऑर्गेनिज्म लिंक है आपस में, है ना। और एक ऑर्गेनिज्म जो है खाना बन जाता है नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म का, है ना। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे का खाना बन जाता है, और एक सीधी जो है एक चेन बनी हुई है। अब फूड चेन के भी टाइप हो सकते हैं, है ना। जैसे एक हो सकता है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग मतलब जिसमें कोई किसी को खा रहा है, जैसे ये एक एग्जांपल है ना, सिंपल। फिर है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस अभी हमने डिस्कस किया था, है ना, जो स्मॉल फ्रेगमेंट हो जाते हैं, छोटे छोटे छोटे, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेट्रिटस बोलते हैं, जो कि कौन करते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। तो यहाँ पे वही बताया हुआ है कि मान लो डेट्रिटस है, कोई मान लो पत्ते वत्ते पेड़ के टूट चुके हैं काफी छोटे छोटे, या किसी की बॉडी जो है ऐसी हो चुकी है गल के सड़ के, तो उसके ऊपर जो उसको खाता है ना। केचुए आपने देखे होंगे, अर्थवर्म वगैरह देखे होंगे। तो ये क्या है, फिर उसको भी कोई ना कोई जानवर खाता है। तो ये एक प्रकार से मोल जैसे एक जानवर है, वो अर्थवर्म खाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है डेट्रिटस फूड चेन का। ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये डेट्रिटस से स्टार्ट हो रही है ना, इसका ध्यान रखना। अच्छा, ये याद रखना, है ना, जितना भी सी एरिया में सेलो एरिया है, वहां पर ये बोल सकते 30% जो टोटल एनर्जी जो है डेट्रिटस चेन के थ्रू ही ट्रेवल करती है। एनर्जी भाई एक जगह से दूसरी जगह जा रही है ना, यही तो हो रहा है इनमें ट्रॉपिक लेवल में। तो ये होता है, याद रखना। इवन बड़े जंगलों में भी डेट्रिटस फूड चेन के थ्रू काफी ज्यादा एनर्जी फ्लो करती है। फिर आते हैं पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक का मतलब होता है ना, पैरासिटिक कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको हम पैरासिटिक बोलते हैं। इसका मतलब वो किसी दूसरे जानवर के ऊपर अटैक करते हैं, उसको मारते नहीं है, है ना, पर उसको एज ए यूज करते हैं अपने खाने के लिए, है ना। तो इसी चेन को हम पैरासिटिक फूड चेन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल जेबरा, जेबरा के ऊपर मान लो कोई अर्थवर्म टाइप का एक निमोटोडा, है ना, एक कीड़ा होता है, तो वो बेसिकली, है ना, इसके ऊपर लग गया। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं गाय भैंस के ऊपर लीच लग जाती है, फिर लीच को कोई और खा सकता है, कोई और दूसरा जानवर या कुछ। जैसे यहाँ पे एक बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया इसके ऊपर रहती है, जो कि अपना खाना इससे लेती है और ये खाना अपना इससे लेता है। तो इसी प्रकार से ये जैसे हमारे गांव में रहता है अमरबेल, अमरबेल पेड़ों के ऊपर पड़ी रहती है, वो एक पैरासिटिक नेचर की है ना, वो खाना लेती है पेड़ से। तो याद रखना इस चीज का। ज्यादातर सारी फूड वेब, है ना, अब बहुत सारी फूड चेन जुड़ जाएगी तो उसको हम बोलते हैं फूड वेब। और सारे फूड वेब जो ऑटोट्रोप से स्टार्ट होते हैं और डिकम्पोजर पे खत्म होते हैं, याद रखना, है ना। तो ये चीज, अगर इसको घुमा फिरा के बोल दे कि भाई, है ना, सारे फूड वेब डिकम्पोजर से स्टार्ट होते हैं ऑटोट्रोप पे, वो थोड़ा ध्यान रखना भाई। नॉर्मल सी बात है, घास से शुरू होंगे, यानी कि हरे पेड़ से शुरू होंगे और वो मिट्टी में मिलने तक, है ना, डिकम्पोजर तक जाएंगे। तो स्टार्ट ऑटोट्रॉप से और खत्म डिकम्पोजर पे। इसके बाद आता है इकोसिस्टम फंक्शनिंग। इकोसिस्टम को कंटिन्यूअस एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए, याद रखना, पूछा जा सकता है। ओपन सिस्टम, इसीलिए इकोसिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम है, यानी कि इसमें इनफ्लो एनर्जी का जो है होता रहता है, और वो एनर्जी भी, एक्स्ट्रा एनर्जी भी निकलती रहती है और इसमें फ्लो भी करती रहती है। एक चीज और याद रखना, सन जो है अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। 30% टोटल रेडिएशन, मतलब सूरज की 30% किरणें जो है आपकी एटमॉस्फेयर में एंटर होती है, और ये अर्थ द्वारा हमारी रिफ्लेक्ट कर देती है वापस, मतलब ये वापस भेज दी। सिर्फ 70% जो आपकी है, ये अर्थ की एटमॉस्फेयर जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसमें से भी 19%, मतलब 70 का 19%, 19% जो है डायरेक्टली एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व कर लेता है, और जो बाकी की बच गई वो हमारे अर्थ पे आती है ना। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे, है ना, न्यूट्रिएंट साइकिल पर। न्यूट्रिएंट साइकिल जो है
इसका याद रखना, ये परफेक्ट भी हो सकती है, इम्परफेक्ट भी हो सकती है ना। परफेक्ट इम्परफेक्ट का मतलब क्या, मतलब आपसे पूछ लेंगे कि भाई ये वाली परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है, तो आप टिक कर देना उसी अकॉर्डिंग। तो याद रखो, परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स है ना फास्टली रिप्लेस हो जाए, मतलब फास्ट जो है रिप्लेसमेंट हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का, वो आपका परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल है। कि भाई अभी पानी उड़ा, पानी वापस आ गया, है ना। या फिर कोई गैस, ज्यादातर गैसियस साइकिल जो होती है वो आपकी परफेक्ट साइकिल आपको देखने को मिलती है ना। मतलब पानी भी एक तरीके से उड़ता है तो गैस ही बन गए, तो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, है ना, ये गैसियस साइकिल होती है। हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी से रिलेटेड और एटमॉस्फेयर मतलब हवा। तो इन जिनका रिजर्वोयर, रिजर्वोयर मतलब जो चीज जहाँ पाई जाती है ना। अगर एटमॉस्फेयर में कोई चीज पाई जा रही है, पानी में कोई चीज, तो इन साइकिल को हम गैसियस साइकिल बोलते हैं, क्योंकि ये चीजें है ना गैस बन के उड़ जाती है, जैसे पानी एग्जाम्पल वाटर साइकिल, है ना। तो इनको परफेक्ट साइकिल बोलते हैं। सेडिमेंट्री साइकिल जो होती है, ये इम्परफेक्ट होती है। सेडिमेंट्री का मतलब क्या है, पहले समझ लो, है ना। वैसे सेडिमेंट्री एक मतलब पत्थर में भी हम कैटेगरी डालते हैं कि सेडिमेंट्री पत्थर होते हैं, पर सेडिमेंट्री का मतलब क्या है, जब लेयर बाय लेयर कोई चीज नीचे जमा हो जाती है, उसको सेडिमेंट बोलते हैं। जैसे हम लोग पानी का ग्लास ले, मिट्टी उसमें अगर वो थोड़ी बहुत रख दें काफी देर तक, तो मिट्टी नीचे जमा हो जाएगी, क्या हो गया, मिट्टी सेडिमेंट हो गई नीचे। तो ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट ऐसे जो जमा हो जाते हैं, और जमा कहाँ होंगे, अर्थ के ऊपर। तो इसीलिए इन साइकिल को, सेडिमेंट्री साइकिल को हम अर्थ क्रस्ट की साइकिल्स बोल सकते हैं, फिर इनका रिजर्वेयर बोल सकते हैं कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट में, अर्थ के ऊपर है मतलब। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर आता है गैसियस साइकिल, है ना। गैसियस साइकिल में सबसे पहले अब हम पढ़ रहे हैं वाटर साइकिल, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल ना। हाइड्रो वर्ड ही पानी के लिए, तो याद रखना हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है ये। इसमें अब आपने क्या याद रखना है, 70%, है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म का, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जैसे इंसानों का ले लो, इंसानों का 70% जो शरीर है किससे बना हुआ है, बॉडी हमारी पानी से बनी हुई है। अब ये बस ये याद रखना, इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, आपने पढ़ा होगा और आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत। वाटर अगर हम देखें तो 75%, पूरी अर्थ पे 75% जो है पानी, है ना, है। और ये 75% में अगर देखोगे तो मेनली ज्यादातर लेक, रिवर, ओशन, इन सब में, ओशियन में 97% है ना। तो टोटल कितना है, टोटल 75% है। और इस 75 का 97%, है ना, ये आपका कहाँ है, ये ओशियन में। फिर बचा कितना, 3%। 3% में से भी मान लो कि दो कुछ परसेंट जो है आपका क्या है, ये आइस है, जमा है ये ग्लेशियर के रूप में, है ना। और जो बाकी का 1% है लगभग, है ना, और 1 से भी कम अगर हम बात करूँ तो प्रॉपर अगर, तो वो आपका फ्रेश वाटर है ना। ये भी फ्रेश है, ये 3% फ्रेश ही है ना। परंतु 2% जमा है, तो इसको हम पी नहीं सकते। तो ये बेसिकली फ्रेश पानी जो है हमारे पास पहुंचता है रिवर्स के थ्रू, लेक्स के थ्रू, है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है, आपने बस इतना ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे, एक बार वाटर साइकिल पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। थोड़ा वर्ड पता होना चाहिए हमें। पानी उड़ता है उसको इवापोरेशन बोलते हैं। पानी ऊपर जाकर दोबारा, बेसिकली अभी यहाँ पे क्या गैस फॉर्म में उड़ा है, ऊपर जाकर ये बेसिकली क्या बन, कंडेंस हो जाए। कंडेंस मतलब दोबारा से पानी बन जाएगा, उसको, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। बारिश को ना साइंस की भाषा में प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, है ना। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, वापस सरफेस पर पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से चलता रहता है। अच्छा, पानी सिर्फ समुद्रों से नहीं, ओशन से नहीं, पेड़ों से भी उड़ता है, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, है ना। तो पानी पेड़ों से उड़ता है तो उसको ट्रांसपिरेशन, इसका थोड़ा ध्यान रखना। पानी जमीन के नीचे भी चला जाता है, उस प्रोसेस को हम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिल्टर होके एक तरीके से समझ लो नीचे चला गया पानी, इनफिल्ट्रेशन। तो ये आपका पानी की साइकिल थी। फिर आते हैं कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल जो है ऑर्गेनिक भी हो सकती है, इनऑर्गेनिक भी। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हो सकती है। इनऑर्गेनिक कार्बन साइकिल जो है ना, उसके अंदर मेजोरिटी अगर हम बात करें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में जो है कार्बन मिलती है, वो देखने को मिल जाती है। और ऑर्गेनिक
दोनों ही एबायोटिक और बायोटिक पार्ट इकोसिस्टम में, है ना, मरा हुआ कोई ऑर्गेनिज्म है, फॉसिल फ्यूल पुराने, है ना, तो उनके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये पत्थरों के बीच में भी कई बार ये, तो ये कार्बन का आप साइकिल देख सकते हो, है ना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपने याद रखना है। एक ये याद रख लो, है ना, गीगा टन क्या होता है। गीगा टन भाई एक मेजरिंग यूनिट है, 1 बिलियन मीट्रिक टन, जिसका, है ना, बराबर होता है ये, है ना। तो याद रखना, मतलब वॉल्यूम नापने के लिए गैस वगैरह के, तो 1 बिलियन मीट्रिक टन का मतलब 1 गीगा टन। तो थोड़ा इसका ध्यान रखना बस। ये पूछा जा सकता है कि भाई किसके अंदर ज्यादा आपकी CO2 पाई जाती है ना, ओशियन के अंदर कि एटमॉस्फेयर। अभी हमें लगेगा कि भाई पृथ्वी के बाहर हवा जो है, हवा में CO2 ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ओशियन के अंदर 50 गुना ज्यादा CO2 मिलती है। क्यों? क्योंकि CO2 थोड़ा घुलने में, है ना, ज्यादा इजीली घुल जाती है पानी के साथ, इसलिए पानी में CO2 ज्यादा मिलती है। इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो याद रखना। कार्बन अगर हम बात करें, है ना, एटमॉस्फेयर से प्लांट के अंदर, मतलब प्लांट आपको पता ही है CO2 लेता है और O2 छोड़ता है ना। तो वो यहाँ पे बता रखा है आपको, और हम डायरेक्टली ले सकते हैं एटमॉस्फेयर से। कौन सा नहीं ले सकते हम डायरेक्टली? वो है नाइट्रोजन, उसका भी हम आगे पढ़ेंगे, नाइट्रोजन का, है ना, साइकिल। फिर आ जाते हैं आगे। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ इतना ही है ना, एटमॉस्फेरिक कार्बन अगर लेवल देखे तो इतना है, परंतु फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब आते हैं ग्लोबल कार्बन साइकिल के बारे में, थोड़ा सा बता रखा है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट ये जमा हो जाता है ना, और ये जमा होने के बाद क्या होगा, जैसे हमने बात की, तो ये सेडिमेंट्री भी एक प्रकार से, क्योंकि कार्बन आपका जमा भी हो सकता है। जैसे पत्थर बन जाते हैं, लाइमस्टोन और डोलेमाइट, ये पत्थरों के नाम है, कार्बन के पत्थर है ये, है ना। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, कैल्शियम भी है और कार्बोनेट भी, ना, कार्बन भी, यानी कि, ना, ये नॉर्मली हम यूज करते हैं लाइमस्टोन वगैरह, है ना, पुट्टी वगैरह में, है ना, अपनी दीवारों पे। तो वही चीज है ये। अच्छा, फोसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मतलब कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस, ये भी कार्बन साइकिल के एक पार्ट है ना। कोयला भी कार्बन का है, तो पेट्रोलियम भी उसी में आ गया, और नेचुरल गैस भी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। फिर आते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल इंपॉर्टेंट है ना। 60% जो है, 16% जो आपका वेट है पूरी प्रोटीन का, है ना, तो वो क्या है आपका? नाइट्रोजन, है ना। मतलब प्रोटीन, प्रोटीन किस चीज का? अमोनिया, NH3। NH3 मतलब हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में ये बोल सकते हैं कि 16% वेट जो प्रोटीन का है, वो पूरा क्या है? नाइट्रोजन है। तो ये याद रखें। नाइट्रोजन हवा में वो होता है, हमें पता है पूरे, ना, ये भी ध्यान रखना, एटमॉस्फेयर में, यानी कि आपकी हवा में सबसे पाई जाने वाली जो गैस है वो नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन है, लेकिन सबसे ज्यादा पाई जाती है एयर में, पूरे एटमॉस्फेयर में, लेकिन इसको हम ले नहीं सकते डायरेक्टली, है ना, सांस से या फिर वैसे ले नहीं सकते हम, क्योंकि हमारे पास इतना डेवलप्ड सिस्टम नहीं है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें एक कंसेप्ट आता है कि भाई नाइट्रोजन को पहले फिक्स करना पड़ेगा, कि हवा से लेके नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। उसको फिक्स करने के लिए कुछ बैक्टीरियाज होती हैं, ना, उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, एनाबेना और स्पेरुलिना, इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रख लेना। खासकर ब्लू ग्रीन एल्गी को, ये एल्गी नहीं होता वैसे, ये बैक्टीरिया, एल्गी मतलब काई, काई नहीं है, ये बैक्टीरिया है ना। बस इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये क्या करता है, ये हवा की एयर को फिक्स करके अमोनिया में, NH3 वगैरह में बेसिकली कन्वर्ट करके क्या है, जमीन में मिला देता है। ऐसे ही कुछ और बैक्टीरिया है, जैसे राइजोबियम, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। नॉर्मली सिम्बायोटिक मतलब किसी के साथ रहना, जैसे ये पेड़ों की जड़ों में बेसिकली साथ में मिल जाएगी आपको, तो ये राइजोबियम है। फिर तीसरा, अगर हम, ये तो मतलब एक ही में उसमें आगे की फ्री बैक्टीरिया जो रहती है लिविंग, वो कैसे करती है। दूसरा अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं, हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस से हम फर्टिलाइजर बनाते हैं, फैक्ट्री वगैरह में अमोनिया वगैरह बनाते हैं, खेतों में डालते हैं, खाद वाद। तो वो भी एग्जाम्पल है कि हम नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं हवा से, हवा की नाइट्रोजन को लेके हम कुछ ना कुछ बना रहे हैं।
फिर तीसरा अगर हम बात करें तो नेचुरली अगर हम देखें तो एटमॉस्फेयर में कुछ ना फिनोमेना प्रोसेस होते हैं, जैसे भाई बिजली कड़कना, है ना, तो ये थंडर लाइटनिंग होती है। उससे भी कुछ हद तक जो है, ज्यादा नहीं, कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक नाइट्रोजन आपकी जमीन पर आ जाती है बारिश के साथ साथ। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। नाइट्रोजन जो है ना, फिक्स होके, मतलब मान लो ना, इस डायग्राम में देखते हैं, हवा की नाइट्रोजन क्या होगा, फिक्स होगी। फिक्स बेसिकली कौन करते हैं, वही ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। और ये फिक्स करने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं, एरोबिक है तो एजेटोबैक्टर है, मतलब एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनके नाम याद रख लेना, है ना। जो ऑक्सीजन का यूज करती, जो ऑक्सीजन का यूज नहीं करती, वो क्लोस्ट्रिडियम है ना। ऐसी राइजोबियम भी है। तो ये क्या करेंगे, राइजोबियम कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेंगे लेग्यूमिनस प्लांट में। देखो यहाँ लिखा लेग्यूमिनस। लेग्यूम प्लांट का मतलब होता है एक ऐसा पेड़ जिसकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उसमें बड़ी बड़ी गांठें होती हैं। गांठें मतलब ना बड़े बड़े नोड्यूल होते हैं, और ये नोड्यूल के अंदर ही आपका ये बैक्टीरिया रहती है, जिसका काम क्या है, जिसका काम है कि भाई नाइट्रोजन को फिक्स करना। तो ये नाइट्रोजन को फिक्स करके जमीन में मिला देगा, NH, है ना, NH4 अमोनिया आयन में बदल देगा। इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन, है ना। अमोनिया में बदल दिया। अमोनिया में बदलने के बाद बेसिकली क्या होगा, कुछ नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया और होती है आपकी। ये क्या करती है, ये आपकी इसी अमोनिया को कन्वर्ट करती है ना। ये नाइट्रीफाइंग ही बैक्टीरिया है बेसिकली, ना। एजेटोबैक्टर और ये क्लोस्ट्रिडियम, ये क्या करेगी, इसको क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी नाइट्राइट में, यानी कि NO2 में। फिर यही सेम बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट कर देगी NO3 में, है ना। और ये पेड़ों में इकट्ठा भी हो सकता है, पेड़ इसको जड़ों के थ्रू, पानी के थ्रू ले लेगा, या फिर कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होती है जो इसको दोबारा हवा में बेसिकली जो नाइट्रोजन अलग कर देगी और हाइड्रोजन अलग, है ना, मतलब ऑक्सीजन अलग, सॉरी, है ना। तो ऑक्सीजन अलग, नाइट्रोजन अलग, नाइट्रोजन को दोबारा हवा में बेसिकली भेज दिया जाएगा। तो ये याद रखना इस चीज का। तो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है जो बेसिकली क्या करेगी, अमोनिया को नाइट्राइट, है ना, ट्रांसफॉर्म करेगी, है ना। और बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर, ये उसको नाइट्रेट में, नाइट्रेट याद रखना NO3, नाइट्राइट, आई जहां आ रहा है वहां 2 है, ए जहां आ रहा है वो 3। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आ सकता है। नाइट्रोजन वोल्केनो से भी आता है ना, ज्वालामुखी से भी आता है, तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखना। नहीं, MCQ में हल्का फुल्का आ सकता है। बीन्स, पी, अल्फाल्फा, ये बेसिकली कुछ पेड़ है जो लेगुमिनस प्लांट है, जिनकी रूट्स में नोड्यूल या गांठें होती हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। डीनाइट्रिफिंग बैक्टीरिया का नाम पूछ लिया जाए तो स्यूडोमोनास, जो बेसिकली क्या कर रही है, दोबारा हवा में भेज रही है नाइट्रोजन को। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। नाइट्रोजन का बस इतना है, बैक्टीरिया के नाम याद रखो, है ना। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, है ना। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, ये नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रही है ना, और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है नाइट्रोबैक्टर। कुछ बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह वो कर रहे हैं आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। और इधर डीनाइट्रिंग फाइन बैक्टीरिया आपकी स्यूडोमोनास, है ना, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा जाते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री मतलब जिनका ना रिजर्वोयर, या फिर जिनकी जो ज्यादातर ये कहाँ पाए जाएंगे, अर्थ पे, है ना। तो जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये है। सल्फर जो है इंटरमीडिएट है, ये थोड़ा ध्यान रखना, MCQ में हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि ये गैसियस भी है ना, बीच में आता है, गैसियस भी और सेडिमेंट्री भी है। सेडिमेंट्री क्योंकि भाई जमीन पे सल्फर मिल ही जाता है ना। गैसियस क्योंकि इसके दो कंपाउंड ऐसे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड मतलब दो ऑक्सीजन। तो ये गैस है ना, ये खासकर इंपॉर्टेंट है सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि जब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है और फिर बारिश अगर होती है, तो ये आपका एसिड रेन बन जाता है। नहीं, इसलिए बोलते हैं पहली एक दो बारिश में नहीं नहाते, क्योंकि पोल्यूशन बहुत रहता है, ये काफी ज्यादा इकट्ठा हो रखी होती है एटमॉस्फेयर में। तो याद रखना, सल्फेट, सल्फाइड या ऑर्गेनिक सल्फर, है ना, इसके फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। गैस में सिर्फ H2SO4, SO4, ना, इनके फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। SO4 का आयन, सल्फेट, या फिर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बस इसमें मेन यही है। एसिड रेन जो है वो सल्फर की वजह से होती है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना, है ना। अब आ जाते हैं थोड़ा आगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इससे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। भाई किसी भी जगह की जो बायोटिक कम्युनिटी है, बायोटिक मतलब जिंदा, जो लिविंग कम्युनिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वहाँ की, है ना, बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है, यानी कि वो रहने वाले जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ये बायोटिक कम्युनिटी है ना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, आगे चलते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब होता है कि भाई पहले कैसी सिचुएशन थी, आगे सक्सीड कैसे होगा, है ना। मतलब आगे कैसी सिचुएशन होगी, पहले घास था या पत्थर था, फिर घास आई, फिर छोटे बड़े पेड़ आए, फिर थोड़े और बड़े पेड़ आए, तो ये सक्सेशन हो रहा है। तो ये मेनली दो प्रकार के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं ना, इसको हम पढ़ेंगे इस डायग्राम के थ्रू। आपने जो मेन चीज है वो याद रखना है कि भाई पहले रॉक है ना, पत्थर है मान लो कहीं जगह, उस पत्थर पे क्या होता है, लीचन आ जाती है। लीचन का थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। लीचन क्या होता है, लीचन बेसिकली क्या है, ये दो चीजें मिलकर बना है ना, आपस में रहते हैं। एक है फंगई और एक है एल्गी, है ना। ये आपस में रहते हैं, ये खाना बनाता है, ये फूड बनाता है, ये मटेरियल ला के देता है जैसे पानी वगैरह, ये सारी चीजें। तो फंगई और एल्गी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एक साथ रहते हैं। और ये पोल्यूशन इंडिकेटर भी है ना, कि जहाँ पोल्यूशन मिलेगा ये वहां नहीं पाया जाएगा। तो ये सबसे पहले लीचन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि भाई पत्थरों के ऊपर लग जाता है ये, फिर धीरे धीरे उस पत्थर को कमजोर करके वहां घास आ जाएगी, मॉसेस आ जाएंगे, छोटी घासें, है ना, लो श्रब्स, फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते पेड़ आपके वहां पे आ जाएंगे, मतलब वहाँ जंगल बन जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज याद रखनी नहीं है आपने, क्या याद रखना, एमसीक्यू में क्या जाएगा, जो सबसे पहली कम्युनिटी है, सबसे पहला आया है, कौन आया, लीचन आए, तो इसको क्या बोलेंगे, पायनीर कम्युनिटी, है ना। तो सबसे पहली कम्युनिटी है उसको क्या बोलेंगे, पायोनीर कम्युनिटी, है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, इससे रिलेटेड तो पूछा गया था, सीर कम्युनिटी, सीरियल कम्युनिटी या सीर किसको बोलते हैं, सीरियल स्टेज क्या है, जो बीच की कम्युनिटी है, जो मिड में आ रही है ना, उन कम्युनिटी को हम क्या बोलेंगे अपना, इंटरमीडिएट कम्युनिटी। और जो सबसे लास्ट में है, इसको क्या बोलेंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, है ना, एकदम क्लाइमेक्स पे लास्ट में। तो बड़े बड़े पेड़ वगैरह क्लाइमेक्स है, बीच की जो इंटरमीडिएट है उसको सीर या सीरियल स्टेज या सीरियल कम्युनिटी बोलते हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। तो ये एक स्टेज बता रखी है। तो सेकेंडरी में क्या होता है, ये तो प्राइमरी सक्सेशन है, सेकेंडरी सक्सेशन भी समझ लो। सेकेंडरी सक्सेशन, ये तो प्राइमरी के भाई जिस एरिया में कुछ था ही नहीं, पहले पत्थर था, तो वहां से फॉरेस्ट डेवलप हुआ। अब कुछ रीजन ऐसे जहाँ ऑलरेडी मिट्टी है पर कुछ चेंज हो गया, पेड़ वहां पे खत्म हो गया, कुछ नई स्पीसीज आई, उसकी वजह से कुछ चेंज आया और अलग प्रकार का कुछ बन गया, तो उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। हो ही रहा है, बस रॉक यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, स्टार्टिंग का जो फेज नहीं है, बाकी मिट्टी वगैरह ये सब है वहां पे, है ना। तो इतना ध्यान रखना बस। अच्छा, ये पूछा जा सकता है कॉमन कौन सा दोनों में से, सेकेंडरी सक्सेशन ज्यादा कॉमन है, याद रखना, है ना। अंतर क्या है बस, इसमें जो सीर कम्युनिटी है, मिडिल कम्युनिटी जो हमने पढ़ा था, ये ज्यादा रैपिड पेस पे है, ज्यादा स्पीड से ग्रो होता है इनका, सेकंड वाले में, क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी यहाँ पे अवेलेबल है ना। फिर प्लस में क्या पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी सक्सेशन ग्रास लैंड पे भाई जहाँ घास वगैरह होगी वहां, या फिर जहाँ तुंद्रा रीजन है, तुंद्रा रीजन क्या होता है, जहाँ कम पाया जाता है चीज, जैसे पथरी इलाका, जैसे आपका बर्फीला इलाका जहाँ पे कम वेजिटेशन है, कम हरियाली मिलेगी, तो वहां जल्दी होगा। तो याद रखना, ग्रासलैंड एरिया में ज्यादा जल्दी होगा क्योंकि वहाँ ऑलरेडी मिट्टी डेवलप्ड है, तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं मेन एमसीक्यू में, मतलब ये शेर कम्युनिटी क्या है ये सब याद रखना, है ना, ये हमें ध्यान नहीं देना है। अब आगे चलते हैं थर्ड यूनिट पे, है ना। थर्ड यूनिट है आपकी मेजर इकोसिस्टम्स। मेजर इकोसिस्टम, इसमें मेन मेन चीजें पड़ेंगी। फॉरेस्ट क्या होता है भाई, जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट वर्ड से आया है ना। जहाँ कोनीफेरस फॉरेस्ट मिलेगा, कोनीफेरस फॉरेस्ट का मतलब तो क्या होता है, जहाँ कोन जैसे, है ना, पेड़ मिलते हैं, तो ये कोनीफेरस फॉरेस्ट है। इसी को ही हम त्यागा भी बोलते हैं, है ना, त्यागा फॉरेस्ट। ये नॉर्थन रेंज की बात हो रही है, नॉर्थ साइड में जो पूरी पृथ्वी है वो।
अब फॉरेस्ट को समझने के लिए सिंपल सा एक चीज आप समझ लो कि मान लो ये आपकी पृथ्वी है, अर्थ है, बीच में से एक लाइन जा रही है इक्वेटर, जो आप बचपन से पढ़ रहे हो, है ना, जहाँ सूरज की किरणें या सन की लाइट सबसे ज्यादा होती है। तो इक्वेटर के आसपास के जो एरिया रहता है ये ट्रॉपिक एरिया रहता है आपका, है ना। तो ये याद रखोगे क्या है, ट्रॉपिक एरिया है। फिर उसके बाद सब ट्रॉपिक एरिया है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेट एरिया है, उसके बाद आपका मिक्स टेम्परेट हो सकता है, और फिर बोलो बोरियल है, और फिर आपका तुंद्रा है ना, इसी रीजन में तुंद्रा। ये जंगल की कैटेगरी बता रहा हूँ आपको, है ना। अगर आपके समझ में आ गया तो अभी ऑलरेडी वैसे ही कर दोगे कि कौन सा क्या। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब भाई जहाँ ज्यादा बारिश होती हो। बारिश कहाँ होगी, जहाँ ज्यादा गर्मी होगी, क्योंकि पानी ऊपर उड़ता है। तो ये इक्वेटर के आसपास मिलेंगे। सब ट्रॉपिकल, उससे थोड़ा दूर जाओगे तो सब ट्रॉपिकल, आधा ट्रॉपिकल यानी कि, है ना। फिर टेम्परेट फॉरेस्ट आ जाते हैं, जिसमें डेसिडियस, डेसिडियस का मतलब होता है जिनके पत्ते झड़ जाते हैं साल में 1 या 2 बार। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब जिनके पत्ते कभी नहीं झड़ते। तो ऐसे वर्ड अगर आप देखते हो कहीं पे तो ये याद रखना। टेम्परेट का मतलब होता है, ये टेम्परेट रीजन कहलाता है ना। पर्टिकुलरली अगर बात करें तो 23.5 डिग्री से स्टार्ट होता है, तो ये टेम्परेट रीजन है ना। वहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मिक्स टेम्परेट मतलब थोड़ा ऊपर जाओगे तो मिक्स टेम्परेट। बोरियल में आप देख सकते हो वही, जहाँ पे आपका बर्फीला इलाका स्टार्ट हो जाता है, तो कॉनीफेरस या कॉन टाइप के पेड़। तुंद्रा जहाँ पे वेजिटेशन बिल्कुल ही कम है, जहाँ पे पेड़ पौधे ही बहुत कम पाए जाते हैं, छोटी घास वास ये सब, है ना। क्योंकि जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई आपकी जो सर्दी है वो बढ़ जाती है ना। वो ऊपर की बात हो चाहे नीचे की, तो ऊपर भी ऐसी फॉरेस्ट है, नीचे भी ऐसी। बस इसमें ये है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप आराम से फॉरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, है ना। फॉरेस्ट को हम स्किप कर रहे हैं। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आ जाते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे 25 से 75 सेंटीमीटर बारिश होगी। इसको दो मेन उसमें बांटा गया है, एक है स्टेपेज रीजन और एक है सवाना। सिंपल अंतर क्या है, ये हो सकता है पूछ रहे। स्टेप रीजन में अगर हम बात करें सिर्फ वेट सीजन में जब बारिश होगी तो आपका कुछ हल्का फुल्का फोरेज या घास फूस ये सब चीजें होगी, वरना मतलब सूखा टाइप रीजन है। और दूसरी अगर हम बात करें सवाना की, तो सवाना में क्या है, जो आपका वेट सीजन है वो भी, और आपका जो ड्राई सीजन है थोड़ी बहुत रीग्रोथ उसमें भी, मतलब अगर सूखा सीजन है उसमें भी देखने को मिलेगा। तो ये ग्रासलैंड, बस इतना याद रखना, सवाना क्या है और स्टेपिस क्या है। ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आपका बता रखा है कि भाई हमारा जो 2.4% टोटल एरिया जो है ना इंडिया का, वो सपोर्ट करता है आधे से ज्यादा बफेलो हमारे इधर है ना। 15% कैटल, 15% गोट, 4% सिर्फ हमारे इधर है। बस थोड़ा सा ऐसे ध्यान रख लो ना, हर प्रकार के यहाँ जानवर मिल जाते हैं आपको लगभग। तो ये एक वर्ड है यहाँ पे, ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना, है ना। जीरो फाइटिक प्लांट क्या होते हैं, जीरो फाइटिक प्लांट का मतलब होता है भाई जैसे कैक्टस, है ना। ऐसे पेड़ जिनके ऊपर पत्ते नहीं है, वो पत्ते अब छोटे छोटे कांटे में बदल गए हैं ना। तो ये ऐसे पेड़ क्या होते हैं, ये ऐसे पेड़ आपके बेसिकली से कैक्टस होता है, कांटे ही कांटे। तो ये आपके ये कहलाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इस चीज का। फिर आता है आपका, मतलब इनके पानी, इनकी ना लीफ भी जो होती है, मतलब ये जो कोई भी पार्ट हो गया वैक्सी टाइप होता है, ताकि उड़े ना अच्छे से, बस ये थोड़ा ध्यान रखना। डेजर्ट इकोसिस्टम, इसमें अगर हम बात करें तो लेस देन 25% बारिश होती है पूरे साल भर। रेन शैडो रीजन भी आपको देखने को मिल जाता है कि भाई जहाँ बारिश बिल्कुल ही नहीं होती है ना। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, गोबी डेजर्ट मंगोलिया में, आपसे पूछ सकते हैं कि कब कहाँ है मंगोलिया में। सिनाई डेजर्ट कहाँ है, इजिप्ट में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना ना। अब आगे चलते हैं, एक दो नाम भी याद रख सकते हो तो देख लो, एक बार नजर दौड़ा लो बस, है ना। यूफोरिया का पेड़ मिलता है, कैक्टस आपको पता है, जिसमें कैक्टस लिखा हो, है ना। कैक्टस कसोटा बुश, बुश लिखा हो, तो ये आपके डेजर्ट में मिल जाएगी। आगे चलते हैं, यहाँ जैसे वल्चर, स्कैवेंजर, इस प्रकार के जानवर मिलते हैं ना। इसमें मेनली जैसे आप
देखो क्वेश्चन कोई भी कर सकते हो आप, देख के इजी क्वेश्चन दे रखे हैं इनकी एक्सरसाइज में भी कि भाई एनिमल, एक ऐसा एनिमल बताओ जो है ना काफी लंबे समय तक डिहाइड्रेशन से बचा रह सकता है, कैमल है ना, पीरियडिकली जो पानी पीता है ना, काफी स्ट्रॉन्ग हवाएं चलती हैं, गर्मी काफी रहती है, ये आपको पता है, डेजर्ट में मिलेगा, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना, डेजर्ट लोकस्ट इसका आंसर है। ये पर्टिकुलर पूछ लिया है कि भाई ये आपका एनिमल कहाँ मिलता है, तो लोकस्ट में, है ना। तो अब आगे देखते हैं, है ना, इतना बस ये एक एक्सरसाइज में था इसलिए थोड़ा ध्यान रख लेना, वरना इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो ये पानी से रिलेटेड है भाई, जितना भी पानी है ना, जितने भी पानी में जानवर रहने वाले हैं वो सब पानी वाला इसमें आ गया है। फ्रेश वाटर, है ना, इसमें आ गया है। मेराइन वाटर और ब्रैकिस, फ्रेश मतलब भाई जो साफ पानी जिसको आप पी सकते हो, है ना, लेक, पॉन्ड, स्वैम, पूल, स्प्रिंग, स्ट्रीम, रिवर, ये सब आ गए इसमें, झरने, तालाब, झील, ये सब आ गए। मेराइन में आपका ओशियन आ गया, मतलब समुद्र आ गया, और महासागर आ गए। ब्रैकिस वाटर में आप देखोगे तो ब्रैकिस वाटर का मतलब होता है ऐसा पानी जो कि दोनों है ना, सोल्टी भी है प्लस में आपका फ्रेश भी है ना, मतलब समुद्र का पानी भी है और नदी का पानी भी है। ये ज्यादातर कहाँ मिलते हैं भाई, जहाँ पे रिवर और समुद्र आपस में मिल रहे हैं, है ना, ये भी हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसमें एस्चुरीज, सॉल्ट मार्शेस, मैंग्रोव स्वैम्प, फॉरेस्ट, ये सब आ जाते हैं। अब आते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, ये इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुके हैं पहले भी, है ना, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, है ना। जैसे न्यू स्टोन किसको बोलते हैं, न्यू स्टोन उन जानवरों को बोलते हैं जो ऊपर की लेयर पे पड़े हुए रहते हैं टॉप लेयर पर, फ्लोटिंग, जैसे पेड़ पौधे हो गए वो सब, कुछ बीटल्स हो गए, कुछ कीड़े मकोड़े हो गए वो, है ना। न्यू से याद रख लेना कि भाई आपने कुछ न्यू लेयर चढ़ा दिए पानी के ऊपर, तो उससे कुछ याद रख लेना, न्यू स्टोन, ठीक है। तो ये फिर आता है पेरीफाइटोन, पेरीफाइटोन की अगर हम बात करें तो आप देखोगे ये बेसिकली जो बॉटम का मड होता है या मिट्टी या कीचड़ होता है, वहां से जो पेड़ आते हैं उन पेड़ों को हम फेरीफाइटोन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज का। तो ये इसमें ज्यादातर एल्गी